सी कॉर्नर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट थर्ड को लगाने जा रहे हैं जो कि आपके फेज़ 3 के लिए है। और बता दें फ्रेंड्स, ये 1 to 5 यानी पीआरटी के लिए है। तो जितने सारे स्टूडेंट 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीपीएससी फेज़ 3 के लिए, तो वो सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जितने सारे मार्क्स आपके आ रहे हैं आप वो भी कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। और जिन लोगों ने इससे पहले वाले सेशन को नहीं किया है, आप जाकर मेरे जो है चैनल पर कर सकते हैं। प्लस फ्रेंड, मैं बता दूं, मेरे चैनल पर जो है आपको एडुटेरिया के द्वारा जो करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट है उसे भी करवाया जा रहा है। तो आप प्लीज़ जाकर उसे भी देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो जो मॉडल प्रैक्टिस सेट थर्ड का सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निम्नकरणीय है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेपर। ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव निम्नकरणीय पदार्थ होते क्या हैं? तो ये वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से खराब या टूट जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है, आपको यह बताना है। तो जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है यह सबसे कमजोर कड़ी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे प्रभावी रासायनिक एजेंट था यह सल्फर मस्टर्ड था फ्रेंड, जिसे मस्टर्ड गैस के नाम से हम जानते हैं। और यह जो है एक वाष्पशील तैलीय द्रव्य था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड मस्टर्ड गैस, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है। तो इस जो क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है इनमें से? तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम एसिटिलीन या एथिलीन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। तो जो तीसरा ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। अगला सवाल, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आपको यह बताना है। तो किसका बहुलक है फ्रेंड्स? आइसोप्रीन का हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है, पैराफिन किसका उप उत्पाद है? पैराफिन जो है किसका उप उत्पाद है? तो किसका हो जाएगा ये? तो यह हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन का। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। पैराफिन मोम जो होता है एक नरम होता है रंगहीन ठोस के रूप में, जो पेट्रोलियम कोयला या शेल से प्राप्त किया जाता है। देखते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 है? इनमें से 7 पीएच मान किसका है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, जो आपका शुद्ध जल है इसका जो पीएच मान होता है यह 7 होता है। 7 से अधिक हो गया तो यह क्षार हो जाता है, 7 से कम हो गया तो यह आपका क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ये जो है शुद्ध जल का पीएच मान है। सवाल है हमारा, एक केशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है? तो यह कारण क्या होता है फ्रेंड? पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन के कारण ही है जो यह क्रिया होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ईंट के छिद्रों में हवा का कारण होता है। आपको पता होगा मिट्टी को गर्म करने पर जो है ईंट बनाई जाती है, इसलिए वह छिद्र युक्त रहती है। और जब ईंट को पानी में गिराया जाता है तो उन छिद्रों में फंसी हवा ऊपर उठने लगती है और बुलबुले बनाती है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो डैश से आता है। तो कहाँ से आता है फ्रेंड्स? तो डैफोडिल से आता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 72 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। आई होप सभी को आंसर पता होगा क्योंकि प्रत्येक 10 दिसंबर को जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं हम। और इसे संयुक्त राष्ट्र ने 1948 को जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित किया था, जिसका उद्देश्य है विश्व भर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है।
अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है फ्रेंड्स। पेट्रोलियम के संगठक का उपयोग में जो है आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ, यह जो है आपका राइट नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस सवाल में है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो कितना होता है फ्रेंड्स। बात कर ले डिग्री सेल्सियस की तो 37 डिग्री सेल्सियस, और बात कर ले फ़ारेनहाइट की तो यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन 1 में सही आंसर दिया गया है, तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट कहलाती हैं क्योंकि, कारण क्या है, वे समूहों में निर्भर करती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं, तो इसलिए क्या कहा जाता है, सामाजिक कीट कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर दिया गया है दूसरे सवाल में आपको कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है आपको। पहला है पेट यानी पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। और तीसरा है संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते। और चौथा है सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड बी, और जो डी आपका ऑप्शन है केवल यही दोनों सही हैं। आगे देखेंगे हम, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, तो यह कहलाता है ओ, जो समूह ओ होता है ग्रुप ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए इसे जो होता है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। फ्रेंड्स, कई बच्चों का ये जो है कमेंट आया था कि प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अब जो है आपका टाइम प्रीवियस आपको एक तो समय बहुत कम दिया गया है, एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला था, मार्च में ले लिया जा रहा है, तो काफ़ी कम समय में आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए आप हो सकता है तो अपने आप को पूरी तरह से झोंक दे, दिन भर बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चाहे प्रैक्टिस सेट हो, प्रैक्टिस सेट इसलिए लगाया जाता है फ्रेंड्स क्योंकि आपका एक टाइम मेंटेन होता है, प्लस आपने कितने सारे क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ आपने अटेम्प्ट किए वो देखा जाता है। तो कई बार क्वेश्चंस आता है लेकिन क्या होता है कि गलत होता है, तो इसी जो है प्रॉब्लम को हटाने के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जिससे कि उसके टाइम मैनेजमेंट प्लस जो है एक्यूरेसी को मेंटेन किया जाता है। इसलिए प्रैक्टिस सेट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लीज़ आप ज़रूर लगाएं। देखेंगे हम अगले सवाल को, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। तो फीमर जांग की जो हड्डी होती है इसे हम क्या कहते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स बता दूं कि आज से जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको करवाना शुरू कर दी हूँ, इसलिए आप जो है उस वीडियो को भी देख लें, जिससे कि आपको जो है तैयारी करने में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इजी वे में सब कुछ होता चला जाए। देखेंगे हम 80 नंबर के क्वेश्चन को कि गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। शुरू इसलिए किया गया था नमक कानून, जो नमक कर था कानून लागू करने के खिलाफ। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी, तो 1930 मार्च अप्रैल के बीच में। याद रखिएगा, डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। बीपीएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पीटी में पूछा जाने का, और यह जो सवाल है आपको याद रख लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए कि कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था। तो यह जो है आपका महात्मा गांधी ने दिया था फ्रेंड्स, यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नालंदा विहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था। तो जो नालंदा विहार है इसे नष्ट किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है। तो स्थिति आपको बताना है कहाँ है, तो यह हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में देखेंगे, निम्नलिखित में किस रंग का कागज सौर ऊर्जा धूप का अवशोषण अधिक करेगा। तो कौन सा करेगा फ्रेंड्स, नो डाउट सभी को पता होना चाहिए, ब्लैक कलर जो है सबसे ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषक होता है, इसलिए
जो है काला ही सबसे ज़्यादा अवशोषण करेगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अशोक के धम्ब में केंद्रीय बिंदु क्या है। तो केंद्रीय बिंदु क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशोक का धम्ब न केवल बुद्ध की दार्शनिक शिक्षा की थी बल्कि इसमें मानवतावाद, सार्वभौमिक भाईचारे और अहिंसा का विचार शामिल था, इसलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की गई थी फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 हो जाएगा रोनाल्ड रॉस के द्वारा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जहाँ की जनसंख्या 19.98 करोड़ है फ्रेंड्स, डेटा भी याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना का हरमिंदर साहब डैश का जन्म स्थान है। तो किनका है जन्म स्थान ये, तो गुरु गोविंद सिंह का, जो कि आखिरी जो है गुरु थे, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर वसुमित्र हो जाएगा, इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कौन सा फसल है, तो धान को जो होता है सबसे ज़्यादा अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है, और धान एक क्या है, खरीफ फसल है, याद रखिएगा धान खरीफ फसल है। अगला सवाल है, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि किस कारण से इसे सुरक्षित निपटान किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं आपके ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप जान लीजिए जो CFL है का निपटान एक प्रमुख पर्यावरण चिंता का कारण है, क्योंकि इसमें पारा एक जो होता है न्यूरोटॉक्सिन होता है, इसलिए इसे अच्छे से जो होता है निपटान किया जाता है इसका। और पारा का उपयोग होने से उच्च स्तर की मस्तिष्क की बीमारी, प्रजनन प्रणाली और भ्रूण को नुकसान जो है हो सकता है, इसलिए इससे समस्या उत्पन्न हो सकती है और इसका खास ध्यान रखकर जो है इसे निपटाया जाता है। तो ऑप्शन 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखरखाव में मदद करता है। तो यह जो होता है प्रोटीन का कार्य होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, किससे प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो आयोडीन आयोडाइज्ड नमक से, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन के नाम से, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं। तो इस आवरण को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 में है, निम्नलिखित में कौन सा एक लैगून नहीं है, आपको यह बताना है। तो लैगून कौन नहीं है फ्रेंड्स, तो जो पेरियार झील है यह एक लैगून नहीं है। नेक्स्ट सवाल है आपका, धुआं ऊपर उठता है क्योंकि, किस कारण से धुआं ऊपर उठता है, तो गर्म वायु जो होती है ठंडू वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, इसके कारण जो होता है धुआं ऊपर उठता है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो यह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है। तो बताना है धमेक स्तूप जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो यह आपके उत्तर प्रदेश में अवस्थित है फ्रेंड्स। धमेक जो है स्तूप उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है वाराणसी, इसलिए ऑप्शन जो ई हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार का अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनालिका, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग डैश में पहुंचती है। तो कितने जो है मिनट में पहुंचती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 8 मिनट में, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी MGNREGA मनरेगा के लिए बजट अनुमान क्या है।
तो मनरेगा के लिए जो बजट अनुमान है यह 86,000 करोड़ रुपए है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो ध्वजारोहण 15 अगस्त को प्रतिवर्ष किस स्थान पर किया जाता है? तो यह लाल किले से किया जाता है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, आसमान में उड़ते हुए पक्षी के किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? तो जो आसमान में पक्षी उड़ते हैं उसमें किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? तो इसका राइट आंसर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मौजूद होती हैं। देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, तो कितना हिस्सा हो जाता है? तो यह एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई देती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 को। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? आपको बताना है जो बॉन्ड सबसे कमजोर होता है, तो यह नियोन का हो जाएगा। नियोन का जो है सबसे कम जो होता है बंधन होता है, यानी बॉन्ड होता है। देखेंगे हम अगले सवाल को। फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या है या किसे कहते हैं हम? तो फोर्थ स्टेट या चौथा स्तंभ प्रेस और समाचार या मीडिया को वकालत की स्पष्ट क्षमता और राजनीतिक मुद्दों को तैयार करने की अंतर्निहित क्षमता दोनों से संदर्भित करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रेस हो जाएगा। फोर्थ स्टेट हम प्रेस को कहते हैं, तो ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कर कीजिए। तो पश्मीना के बारे में जो कथन है आपका, बहुत गर्म होती हैं, भेड़ के बालों से बनाई जाती हैं, ये हाथ से बुनी हुई होती हैं और इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। आपको ऑप्शंस देखकर बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ए और सी जो हो जाएगा केवल कथन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 को। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो जो नहीं है यह हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। यह आपका पादप हार्मोन नहीं है क्योंकि यह महिलाओं में पाया जाता है हार्मोन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। तो विषम जो है इसमें यह हो जाएगा पराग, प्रागनली और पेलिकल। ये जो है आपका ऑप्शन यह विषम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ऑप्शंस देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान है यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1975 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था? तो यह लॉर्ड लिटन ने किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से इसका राइट आंसर सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो है इसकी शुरुआत 1859 ईस्वी में की थी फ्रेंड्स। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसलों का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड, वीवर या जिसे दर्जिन चिड़िया कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको यह बताना है। पहला है, 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। दूसरा है, दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही है, आपको सही नहीं है यह बताना है। तो फ्रेंड्स जो कथन सत्य नहीं है कि 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, ये गलत है क्योंकि दहेज अधिनियम जो है यह 1961 में बना था। दहेज निरोध अधिनियम 1961 में बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 को। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, आपको यह बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है।
दूसरा है प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा आपको यह बताना है फ्रेंड्स। तो आई होप सभी को आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। प्रत्येक जो दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो राष्ट्र संघ में जो उद्देश्य में सही नहीं है यह हो जाएगा आपका शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है, आपको बताना है जो सही नाम है पटना हवाई अड्डे का। तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डे का पूर्ण नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से बिहार के किस हस्ती या हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, आपको बताना है जो ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार के 5 सपूतों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, विधान चंद्र रॉय को 1961 में दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको 1962 में दिया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में दिया गया था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो सबसे पश्चिमी में उपस्थित जो शहर है यह कोझिकोड, कालीकट, गोवा और मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो ड्रेस रिहर्सल किसे कहते हैं हम? स्पेन का गृह युद्ध को कहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो जो शामिल शब्द नहीं है यह हो जाएगा राजशाही। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं है। तो लोकतंत्र के प्रसार के लिए जो जरूरी नहीं है विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है राष्ट्रपति जी के बारे में यह हो जाएगा फ्रेंड्स, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, खिलाफत आंदोलन। देखते हैं अगले सवाल को। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो जो कादियाल साड़ियाँ हैं यह कहाँ की हैं? तो पश्चिम बंगाल की हैं। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा जिसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट सवाल, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जो है डोनाल्ड टस्क को चुना गया है, डोनाल्ड टस्क को। नेक्स्ट है वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। तो यह हो जाएगा आपका प्लास्टिक मनी के रूप में। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। और प्लास्टिक मनी की जो शुरुआत है 1950 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। पहला कथन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली थी। तो कौन से कथन सही है नीति आयोग के बारे में, आपको यह बताना है। तो जो पहला और दूसरा कथन है केवल यही सही है, तो याद रखिएगा। देखते हैं अगले सवाल को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां क्या होता है, और ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। तो जो वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है यह हो जाएगा आपका बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। दूसरा कथन है जो चीज़ें जहां आसानी से पैदा होती हैं वहां पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो फ्रेंड्स कथन 1 गलत है, परंतु जो दूसरा कथन है यह सही है।
अगला सवाल, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, आपको यह बताना है। तो अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है परिणाम नहीं है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ओनगी रहते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ओनगी है फ्रेंड्स, यह लिटिल अंडमान द्वीप में रहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है, आपको बताना है। तो जो सिंचाई के संबंध में सही कथन है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। सवाल है, त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। तो यह जो स्थान है यह हो जाएगा आपका एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम जो नहीं है, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट देख लेते हैं, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह क्या कहलाती है। तो उसे हम ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल जो होता है इसके विकिरणों को रोका जाता है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है यह ओजोन मंडल करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, आपको बताना है, मिलान करना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो आप भी मिलाकर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है, मैं आंसर बता देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें किसको वर्गीकृत करते हैं, निर्वाह कृषि को। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 में है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं। तो इसे हम कहते हैं उत्पादक। उत्पादक क्या करते हैं, भोजन बनाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। तो यह हो जाएगा मियोसिस में, अर्धसूत्री जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यह जो है बल की दिशा मिलती है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं। तो क्या ले जाती हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है और ध्वनि तरंगे भी अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में कौन है। तो आपको बताना है, तो यह नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। यह 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी द्वारा जो है नष्ट कर दिया गया था और यह जो है पटना के निकट स्थित है। तो याद रखिएगा यह प्रथम विश्व का आवासीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट सवाल है आपका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो यह बनाया गया है आपका नीना सिंह को। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीना सिंह रिजर्व पुलिस बल जो है कि पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो फ्रेंड, ये रहा आज का तीसरा पेपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। आप प्लीज़ इसे सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ आप वीडियो के माध्यम से ही सही जो है एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।